एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट में पॉलिटी वाला भाग कवर कर रहे हैं। अपनी इस सीरीज में हमारी दो यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने यदि पिछले वीडियो यदि आपको देखना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। फिलहाल एक ही प्लेलिस्ट है तो आप उसमें जाके देखिए, पुरानी पूरी वीडियो आपको वहां मिल जाएंगी। हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। टॉपिक वाइज हमने सब कुछ कंप्लीट किया है। जो टॉपिक हमारे प्री और मेंस में सेम है यानी कॉमन है, उन्हें हमने प्री के हिसाब से भी कवर किया है। वैसे ज्यादातर हम मेंस वाले टॉपिकों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट थर्ड का आज हमारा पहला टॉपिक है कि 73वें एवं 74वें यानी 73 और 74वें जो संविधान संशोधन है के संदर्भ में हमको जन भागीदारी बताना है। और आगे ही इसमें जोड़ा है एवं स्थानीय स्वशासन। ये पूरा टॉपिक है हमारा पहला। देखिए, जो लोग प्री कर रहे हैं, अभी सिर्फ स्टार्ट ही किए हैं, हो सकता है ये शब्द उन्हें समझ में ना आ रहे हो, लेकिन जो प्री करके आए हैं वो तो ये अच्छे से समझ रहे होंगे। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही सही। थोड़ा हम पहले टॉपिक को मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या पूछ रहा है। वैसे जहां तक मुझे याद है कि 73 और 74वां संविधान संशोधन, जब हम प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में, तब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ भी हम दोबारा से करेंगे ताकि एक लिंक आपकी रहे, यहाँ पे लिंक नहीं टूटे। ठीक है, तो यहाँ हम दोबारा भी करेंगे उनको। और यदि इससे पहले आपको और भी प्रमुख संविधान संशोधन देखना है तो आप पुराने वीडियोज में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब एक टॉपिक क्या कह रहा है, देखो क्या होता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है और 74वां संविधान संशोधन है, इसके तहत स्थानीय शासन जो कहा जाता है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। स्थानीय शासन में क्या क्या आ जाता है? जो लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, ये चीजें उनको समझाने के लिए हैं। यदि आपको ये सारी चीजें पता है तो आप उतना वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय शासन में क्या आ जाता है? तो एक तो आ जाता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन, और एक आ जाता है शहरी स्थानीय शासन या स्वशासन। इन्हें हम संविधान में जो है वो पंचायत के नाम से जानते हैं और इन्हें संविधान में नगर पालिका कहा गया है। ठीक है, लेकिन ये 3 स्तरीय होती हैं, अभी हम देखेंगे ही सही। और इसके भी 3 रूपों में ये शहरी स्थानीय निकाय भी हमें तीन रूपों में देखने को मिलते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यही पूछा है अब 73वें संविधान संशोधन के तहत इनकी व्यवस्था की गई, मतलब इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74वें संविधान संशोधन के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यही पूछा है कि इनके द्वारा, मतलब यदि हम इस टॉपिक को समझे तो हमसे इनडायरेक्टली यही पूछा है कि भाई ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन के बाद जन भागीदारी यानी जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो गई शासन में, निर्णय प्रक्रिया में, इन सब में हमसे पूछा गया है। ठीक है, आगे हमें जोड़ा ही गया है कि स्थानीय शासन। ठीक है, मतलब हमें अब ये क्वेश्चन, तो यहां तक का क्वेश्चन तो हो सकता है आपसे 200 शब्द में सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि भाई 73वें संविधान या 74वें संविधान संशोधन
के तहत या के संदर्भ में आप जन भागीदारी बताइए, है ना। या 50 नंबर में भी, सॉरी 50 क्वेश्चन 50 शब्द में भी आपसे पूछा जा सकता है ना। ये 200 शब्द का है और ये 50 शब्द का, ठीक है। 3 नंबर में इसमें क्या ही पूछेंगे, 3 लाइन में आप क्या लिखोगे, तो ये तो नहीं। यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है वो हम अभी देखेंगे। वो हमारे प्री के भी फैक्ट होंगे और हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे। इस टॉपिक से किस तरह से 3-3 नंबर के क्वेश्चन निकल के आएंगे वो हम अभी देखेंगे। लेकिन ये पूरा एज इट इज आपको क्या देखने को मिल सकता है, 200 शब्द में देखने को मिल सकता है और 50 शब्द में देखने को मिल सकता है, ये पूरा यहां से यहां तक, ठीक है। और ज्यादातर इस टॉपिक से इसी तरह का क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। तो भाई पहले हमसे, चूंकि स्थानीय स्वशासन हमको टॉपिक में लिखा ही है, तो पहले हम स्थानीय शासन पढ़ेंगे, यानी हम ग्रामीण स्थानीय शासन पढ़ेंगे और शहरी स्थानीय शासन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ज्यादातर हमारी पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी कि भाई इसमें जनता की भागीदारी यानी जन भागीदारी कैसे हो जाएगी, है ना। फिर शायद मुझे बताने की जरूरत ही ना पड़े, आप जब टॉपिक समझ लोगे कि अच्छा ये चीज यहाँ पे 73वें संविधान के तहत ये व्यवस्था आ गई थी और 74 के तहत ये आ गई थी, तो शायद मुझे बताना ही ना पड़े कि जनता की इसमें भागीदारी कैसे हो गई। फिर भी हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि ये दोनों अपने आप में अच्छे खासे टॉपिक हैं और हम संविधान में क्या व्यवस्था है हम वो सब करेंगे, तो ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है और हो सकता है इस वीडियो के 2-3 पार्ट बन जाए, ठीक है। तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से आप देख लीजिए आपको किस हिसाब से कौन सा वीडियो देखना है, मतलब कौन सा पार्ट आपको देखना है, कौन सा आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। मैं शुरू से ही करवाऊंगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी चीजें। और जैसा कि मैंने कहा है और अब तक हम करते आए हैं कि जो टॉपिक हमारा प्री और मेंस में सेम है उसे हम प्री के हिसाब से भी करते हैं। तो यहाँ प्री के हिसाब से क्या फैक्ट निकल के आएंगे हम वो तो करेंगे ही, साथ में वो आपके 3 नंबर में क्या काम आ सकते हैं वो फैक्ट वो भी मैं बताते चलूंगी मेंस वालों के लिए, ठीक है। मेंस वालों के लिए वहां से फैक्ट से सीधे 3 नंबर में ये टॉपिक से उठ के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये सारा कॉन्सेप्ट समझना प्री वालों के लिए तो जरूरी है। अच्छा, प्री में जो आपकी यूनिट 5 है उसमें ये टॉपिक दिया है, उसमें पंचायत, जो मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय या नगरीय निकाय है उनके बारे में हमसे पूछा है, तो वो टॉपिक यही है ना। यानी उन्होंने स्थानीय स्वशासन स्थानीय निकायों की ही बात की है जो हमें ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पे देखना है। ये शब्द, सिर्फ ये शब्द लिखा हो मतलब दोनों की बात हो रही है। और यदि स्पेशली किसी के लिए पूछा जाएंगे यानी पंचायतों के लिए पूछा जाएगा तो ग्रामीण शब्द लिखा होगा, और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जिन्हें आप जानते हो तो उनके लिए शहरी स्थानीय शासन लिखा होगा, है ना, या शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो ये क्योंकि नगरीय स्तर पर गठित होते हैं तो इसलिए, है ना। चलिए ये हमारा टॉपिक हो गया। तो हम पहले यहां से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इनके बाद ही ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। मैं पहले सिर्फ आपको रटवाने के उस पर्पज से चीजें पटक दूं आपके सामने तो वो कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रही हूं कि हो सकता है स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको जरूरत ही ना पड़े आंसर याद करने की या ये आंसर तैयार करने की, आप अपने आप समझ जाओगे कि इसमें जनता की भागीदारी कैसे हो रही है। फिर भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं। हमसे प्री में मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन पूछा है तो हम मध्य प्रदेश से भी क्या फैक्ट निकल के आएंगे वो भी साथ में करते चलेंगे, और संविधान में क्या व्यवस्था है और मेंस के लिए क्या काम के होंगे वो हम सब यहाँ पे कवर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जब वीडियोस के एनालिसिस देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि काफी 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। होता क्या है कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार सामने वाले देख रहे हैं या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं इस तरह से। क्योंकि आप कोचिंग में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोचिंग बहुत अच्छी होती है भाई, आपको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आपको कोचिंग की बहुत जरूरत होती ही है। लेकिन ज्यादातर कोचिंग्स में क्या होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ,
और उनकी भी गलती नहीं है, वो भी 5-6 महीने में आपको क्या क्या चीज बताएंगे। सिलेबस इतना बड़ा होता है कि वो 5-6 महीने में आपको सब कुछ नहीं बता सकते, तो कुछ चीजें आपको इधर उधर से कवर करनी ही पड़ती हैं। तो यदि कोई चीज आपको फ्री में और अच्छी क्वालिटी के साथ व्यक्ति 10 किताबें 10 सोर्स पढ़ के आपके सामने क्वालिटी के साथ कोई बिल्कुल फ्रेम तरह से आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है कि भाई आप इस तरह से यूज कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ सब्सक्राइब तो उस चैनल को कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है। शेयर नहीं करना, यदि आपको अच्छी लगती है, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको अच्छी नहीं लग रही है तब आप लाइक करो या शेयर करो या सब्सक्राइब करो, यदि अच्छी लग रही है तो, है ना, यदि आपके लिए यूजफुल है, आपकी हेल्प कर रही है, तो कम से कम आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए जो भी है, मेरा काम तो यदि मुझसे 2 लोग भी पढ़ेंगे, तो मैं तो चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे इसी उद्देश्य से आई हूं, तो मैं उनको भी पढ़ाऊंगी। मेरी रिक्वेस्ट थी, यदि आप मान सकते हो कर सकते हो तो प्लीज करिएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेंगे कि इनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेंगे कि भाई ये स्थानीय स्वशासन निकल के कहां से आया। अच्छा, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। जिसे आप पंचायतों के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो इनकी थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो वैसे तो हम बात करें, हालांकि इतना सब कुछ ना आपके प्री का काम का है, प्री में भी सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए पूछ लिया है, यहां मेंस में भी उतना नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट यहां से क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं जीएस में जनरली। तो सिर्फ एमपीपीएससी से ही मतलब नहीं है, जो अदर एग्जाम वाले भी जो कभी टॉपिक ढूंढते हुए आते हैं, तो मेरा पर्पस ये है कि उनको भी अपने क्वेश्चन यहां से मिल जाए। और हमसे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपकी बार ही पीएससी ने क्या मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन ऐसा टॉपिक स्पष्टता लिख दिया गया है, बल्कि पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन आते ही थे, हमेशा से आते थे, ठीक है। तो इसलिए यहां से जो क्वेश्चन यदि क्योंकि उससे संबंधित है, तो यदि उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित है, तो कभी आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। तो देखो, गांवों का शासन करने के लिए वैसे तो हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो हर जगह ही हमने आप यदि मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप मेंस में इतिहास में पढ़ रहे होंगे। जब हम किसी भी और साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं या प्रशासन पढ़ते हैं, तो हम देखते ही हैं कि केंद्रीय स्तर का प्रशासन होगा, प्रांतीय स्तर का होगा, फिर प्रशासन की सबसे छोटी, फिर जिला स्तर पर कुछ होगा, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होगा, जिसका मुखिया मुखिया कहलाएगा। इस तरह आप इतिहास में देखते ही आए होंगे, ठीक है। मतलब गांवों का प्रशासन पहले भी किया जाता था, ठीक है। तो वही चीज है, लेकिन हमें इतिहास में स्पेशली ये शब्द कहीं नहीं मिला, स्थानीय स्वशासन शब्द हमें कहीं नहीं मिला बाकी चीजों में। लेकिन सबसे पहले हमें ये स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहां से मिली, तो चोल साम्राज्य था। इसकी प्रमुख विशेषता रही थी स्थानीय स्वशासन। तो ये आप पॉइंट डाल के, नोट डाल के, ये इस तरह के फैक्ट आप लिख लीजिए, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन क्या था कि चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी, ये आपको लूसेंट में ऐसी की ऐसी लाइन लिखी मिल जाएगी। और पीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि आप चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। 100 शब्द में आता था पहले, लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन आते थे, तो उसमें पूछ चुका है, अब वो 50 शब्द में हो गए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। अब चूंकि ये साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी, तो इसलिए पूछ लिया गया हमसे, ठीक है। अच्छा, ये भी मत सोचिए कि मैं लूसेंट का कह रही हूं, भाई लूसेंट इंपॉर्टेंट है तो है। अब भाई आप इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ के, 1-2 क्वेश्चन के पीछे आप इतनी इतनी मोटी बुक्स पढ़ते हो, तो वो इतनी सी पतली सी बुक को क्यों छोड़ोगे, जब उससे 2-3 क्वेश्चन आपको हर साल मिल ही जाते हैं, है ना।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अच्छा लूसेंट पढ़ने का सिर्फ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लूसेंट से सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं देते, लेकिन आपका सिलेक्शन रोक जरूर सकते हैं। कैसे कि भाई सब, हर किसी ने वो क्वेश्चन किए हैं और आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिए, और वो इतनी से बुक में से बाकी सब पढ़ के आए थे, उन्होंने सही कर दिए, और आपके वही, आप टफ से टफ सही करने बैठ गए हो, लेकिन आपके जो जनरली सबके सही होने थे वही गलत हो गए, तो आपका 1-2 नंबर से रुक जाएगा, है ना। तो लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो आपको, वो सिर्फ आप उसको पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो किसी भी पेपर में आजकल ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है कि एक बुक आपको सिलेक्शन दे जाए, आपको तमाम चीजें तमाम सोर्सों से पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको एक रिवीजन के लिए आपको उसका सहारा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे फैक्ट जो कभी बुक्स में छूट जाते हैं, क्योंकि सब कुछ लिखने के चक्कर में जो मेन चीजें होती हैं, या हम ही क्या करते हैं कि इतना सब कुछ बुक्स में पढ़ते हैं तो उसमें से इंपॉर्टेंट नहीं छांट पाते, तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट छठे छठाए आपको कहाँ पे मिल जाते हैं, लूसेंट में मिल जाते हैं, है ना। तो लूसेंट को आप अपने साथ प्री के हो चाहे मेंस के हो, 3 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी लूसेंट, भाई आप प्री फिर से दोगे ही ना, तो प्री में ही जब आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तभी लूसेंट को कर लीजिए, है ना। आप मेंस का जो टाइम गैप मिला है उसमें आप लूसेंट करने मत बैठिए, ठीक है। यदि आप प्री दे के निपट गए और अब आप मेंस दे रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रही आप जाके लूसेंट पढ़ो, वो आपका पहले ही टाइम निकल चुका है प्री में, तो प्री में ही आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए उसको, ठीक है। चलो छोड़ो, ये तो अदर चीजें हैं। तो चोल साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन प्रमुख विशेषता थी, और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है भाई, इतिहास की जानकारी जनरली हमको कहां से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है, कोई किताबें विताबें लिखी गई है उनके बारे में तो उससे मिलती है। तो इसकी जानकारी हमको कहां से मिल रही है कि इसकी चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। तो एक अभिलेख मिला है हमें, इसका राजा था चोल साम्राज्य का ही, तो उसका एक अभिलेख हमको मिला है, उत्तर मेरूर अभिलेख, है ना। तो चाहे मेंस में लिखना हो चाहे कहीं भी, वैसे तो आप इतिहास जब करोगे तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार करना, मैंने कह दिया है कि इतिहास में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में। तो ये फैक्ट कई पेपरों में देखने को मिलता है कि भाई आप स्थानीय स्वशासन किसकी प्रमुख विशेषता थी, या चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन थी, ये आप याद रखना, कहीं भी आप लिख सकते हो। और ये अभिलेख भी लिख लो, हो सकता है कभी, अभी तक अभिलेख का क्वेश्चन तो नहीं मिला मुझे, लेकिन कभी पूछा जा सकता है कि भाई चोल साम्राज्य के जो उत्तर मेरूर अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी आप इतिहास में पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ हम पॉलिटी कर रहे हैं, जो काम का है वो मैं बताते चल रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक तो इतिहास से हमारा स्थानीय स्वशासन के संबंध में ये फैक्ट उठ के आ गया। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। कौन है ये, तो ब्रिटिश काल में हमारे यहां एक वायसराय रहे थे लॉर्ड रिपन, इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल के टाइम पे कुछ व्यवस्थाएं की थी, एक प्रस्ताव लाया गया था स्थानीय स्वशासन के संबंध में, भारत चूंकि भारत के वायसराय थे तो भारत के संबंध में लाए थे, है ना। तो उस जो वो प्रस्ताव लाए थे, जो लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था उसे हम स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा भी बोलते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये याद रखना कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ये फैक्ट आपका ये हो गया, इनको मैं हटा रही हूं, ये दोनों फैक्ट आप लिख लीजिए। अब क्या हुआ, ये इतिहास में तो स्थानीय स्वशासन के संबंध में 2 फैक्ट हमें मिल गए, 2 जानकारी हमें मिल गई जहां हमें स्थानीय स्वशासन का जिक्र मिला था। अब जब हम फिर इसके बाद किसी ने कुछ खास प्रयास किए नहीं स्थानीय स्वशासन के बारे में, है ना। तो अब हम आजाद हो गए और हमारा संविधान निर्माण हो गया, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे
वो ग्राम स्वराज के या ग्रामों के विकास के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, तो जब संविधान बन रहा था तो आप जब नीति निर्देशक तत्व देखते हो, मतलब जो कि राज्य के कर्तव्य कहे जाते हैं, है ना, राज्य का मतलब यहाँ पूरी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है, सबसे है। नीति निर्देशक तत्व में राज्य का मतलब आपको पता ही होगा ना, और मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक अधिकार में राज्य किसको कहा है वो आपको पता ही होगा। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला राज्य नहीं होता है ना। राज्य मतलब पूरी गवर्नमेंटल बॉडी जितनी भी होगी उसके, चाहे कोई प्राधिकारी हो, चाहे सरकार हो, चाहे विधायिका हो, सब उसमें आते हैं। ठीक है, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता, इसलिए मैं एक एक शब्द का मतलब क्लियर करते जा रही हूं कि वो कुछ गलत नहीं समझे, है ना। इसलिए तो क्या था कि जब नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, तो जैसा कि हमने कहा, जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे तो हम स्पष्ट कर चुके थे कि नीति निर्देशक तत्व लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, या आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे आप मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हो कि भाई राज्य ने मौलिक अधिकार हमारा हनन किया है या लागू नहीं कर रहा है, तो आप न्यायालय जाके लागू करवा सकते हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के संबंध में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कहा है कि भाई राज्य के संसाधनों पर निर्भर है, वो चाहे तो कोई चीज लागू करे और चाहे तो ना करे। हालांकि उसका कर्तव्य है, तो उससे ऐसी उम्मीद की गई है कि उसको लागू करने चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व में ही आपने, जब आप प्री की पॉलिटी पढ़ोगे तो आप नीति निर्देशक तत्वों का विभाजन इस तरह से भी हुआ है कि कुछ हुआ है कि समाजवादी हैं, कुछ गांधीवादी हैं, है ना। तो उसमें ही नीति निर्देशक तत्व में ही अनुच्छेद 40 जो है वो जोड़ा गया था, जो गांधीवादी, मतलब गांधी जी के आदर्शों को मान के या गांधी जी के विचारों को रखने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, एक आदर्श राज्य के लिए जो व्यवस्था की गई थी, उसमें अनुच्छेद 40 भी जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था कि पंचायतों का संगठन, ये आपको लिखना नहीं है, ये आप फैक्ट के रूप में भले ही लिख लीजिए या समझ लीजिए। जब वैसे तो जब नीति निर्देशक तत्व करवा रही थी तो मैं ये सारे अनुच्छेद वहां करवा चुकी हूँ, लेकिन यदि किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है और यहाँ हमारी इस चीज से लिंक है ही इसकी, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो पंचायतों का संगठन, तो इसमें क्या कहा है कि भाई राज्य जो है क्या करेगा कि पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें, उसे पर्याप्त इतनी शक्ति देगा कि वो ग्रामीण स्तर पर क्या कर सके, एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर सके। ठीक है, तो ये कहा गया था अनुच्छेद 40 में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते, वो चाहे तो लागू करे और चाहे तो नहीं करे। ठीक है, तो यहां भी इन्होंने क्या किया, लागू वागू नहीं किए, सिर्फ व्यवस्था हो गई थी जब संविधान बना था तब। ठीक है, तो यदि उस तरह का अनुच्छेद 40 आपको कभी लिखने आ जाए या 3 नंबर में, या फिर आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन प्री में आ जाए कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के बारे में या पंचायतों के संगठन के बारे में व्यवस्था की है, तो हाँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीजें हुई, अब कैसे आया, अब इनकी ये पृष्ठभूमि चल रही है कि कैसे कैसे धीरे धीरे इनके बारे में व्यवस्थाएं होती चल रही थी। ठीक है, अब ये तो संविधान में व्यवस्था हो गई और कुछ खास व्यवस्था या पंचायती राज किसी ने गठित भी नहीं की और कुछ हुआ ही नहीं था। अब जब हम 2011 की भी जनगणना की तो 70% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। तो उस टाइम की तो क्या ही स्थिति होगी, है ना। मतलब नाम मात्र के शहर थे और उसमें नाम मात्र की जनसंख्या थी। इसलिए गांधी जी कहते थे कि भाई देश का विकास करना है तो गांवों का विकास करो, क्योंकि भाई आप जब जनसंख्या के बड़े भाग का विकास होगा तभी तो आपके देश का विकास होगा। ठीक है, तो नेहरू जी भी इस बात को समझते ही थे, है ना। इसलिए उन्होंने गांवों के विकास के लिए क्या किया कि 2 कार्यक्रम चलाए। पहला था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अच्छा, ये कार्यक्रम भी कभी कभी आपसे क्या पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली इनकी ईयर, है ना।
तो ये याद रखना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए शुरुआत की 1952 में। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। एक और कार्यक्रम शुरू किया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ये 1953 में किया। तो ये दो कार्यक्रम आ गए गांवों के विकास के लिए, गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए। ये दो कार्यक्रम शासन ने, केंद्र शासन ने शुरू किए। अब होता क्या था, संविधान में तो, और इस टाइम तक तो केंद्र में शासन चलता था, केंद्र सरकार थी, और फिर उसके नीचे राज्य सरकारें हुआ करती थी। उससे नीचे का जो प्रशासन था, उससे नीचे की जो व्यवस्थाएं थी, सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में थी, यानी सब कुछ प्रशासन के हाथ में था, नौकरशाहों के हाथ में था। और भ्रष्टाचार, भाई लोग जागरूक नहीं थे तो भ्रष्टाचार तो चरम पे था ही सही। तो ये दोनों ही कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, और चूंकि प्रधानमंत्री ने इसके लिए इतनी उम्मीदें रख ली थी और इनका उन्हें ना के बराबर रिजल्ट मिला, मतलब कुछ खास व्यवस्था इनके तहत गांवों में हो नहीं पाई। अब उन्होंने इसकी जांच की, भाई ऐसा क्या हुआ कि हमने इतना सोच समझ के, इतनी प्लानिंग के साथ सब व्यवस्थाओं को, सब चीजों को ध्यान में रखकर हमने ये कार्यक्रम बनाए, तो ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि ये सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक समिति गठित की, और उस समिति का गठन जो किया था वो कौन की अध्यक्षता में किया था, तो एक बलवंत राय मेहता थे, उनकी अध्यक्षता में किया था। इसे ग्राम उद्धार समिति भी कहा गया। तो ये बलवंत राय मेहता समिति जो गठित हुई, ये गठित हुई थी इसकी भी डेट याद रखना, 1957 में। मतलब जब तक ये कार्यक्रम लागू कर दिए थे और चलने भी लगे, और जब तक 4-5 साल बीतने के बाद एहसास हुआ कि भाई ये कार्यक्रम काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तो इतना फंड दे रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो फिर इन कार्यक्रमों का कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो तब इनकी जांच के लिए, इस कार्यक्रम की असफलता कह सकते हैं, या इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन ताकि हो सके, इसके लिए क्या जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई, तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई 1957 में, ठीक है। अब जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसने अपनी कई तरह की सिफारिशें दी जांच के बाद, ठीक है। और उसमें सबसे प्रमुख सिफारिश क्या थी कि आप सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दो। उसने विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, और इसमें भी उसने कहा कि भाई आप ग्रामों में स्थानीय स्वशासन या ग्रामों में स्वायत्त शासन की कोई संस्थाओं का गठन कर दो, और इसके लिए उसने कहा कि आप त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करिए, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि आप शक्तियों का या सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दीजिए, और ग्रामीण स्तर पे भी आप ऐसी स्वायत्त संस्थाओं का गठन कर दीजिए जैसी जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, क्योंकि नौकरशाही को इतना मतलब जनता से होता नहीं, क्योंकि जनता कौन सा उनको चुन के भेज रही है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा ही कोई व्यवस्था जो केंद्र और राज्य स्तर पर है, ऐसी ही कोई व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ आप ग्रामीण स्तरों पे भी कर दीजिए, जिन्हें अंतिम रूप से उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था कहा। और इन्होंने कहा कि वो 3 स्तरीय होना चाहिए, मतलब एक तो गांव के स्तर पे होना चाहिए, फिर एक मध्यवर्ती स्तर पे होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया था कि मध्यवर्ती मतलब किस लेवल पे होना चाहिए। उन्होंने कहा एक ग्राम स्तर पे हो जाए, एक ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर पे हो जाए, और एक जिला स्तर पे हो जाए। तो इस तरह से 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता ने। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, पीएससी ही कई बार पूछ चुका है। 3 नंबर में भी आपको लिखने आ जाए कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957। अच्छा, इसकी ईयर भी पूछी जाती है कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई थी,
है ना। तो ये याद रखना। तो ये आपके प्री का तो फैक्ट है ही, यहां से मेंस का आपका क्या काम का निकल सकता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने तो कह दिया था, सरकार को ठीक ठाक भी लगी इनकी, क्योंकि भाई अब जांच ही करवानी थी, वो तो चाह ही रहे थे कि हमें समस्याएं पता चले। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, और हम पूरी तरह से इस चीज को लागू करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रायोगिक तौर पर इन चीजों को लागू करके देखते हैं, यदि सफल रही तो ठीक है। क्योंकि भाई उस टाइम गांव गांव इस स्थिति में नहीं थे ना किसी को राजनीतिक समझ थी, ना विकास था, ना कुछ था, मतलब वो समझते ही नहीं थे चीजों को। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यदि सफल रहे तो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसी क्रम में उन्होंने मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए ही 2 अक्टूबर को क्या किया, 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया कि राजस्थान के नागौर में पंचायत का गठन किया प्रायोगिक तौर पर। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को, ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि पहली बार पंचायत का गठन कहां पे हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। भाई 2 अक्टूबर आप गांधी जी से याद रख सकते हो, क्योंकि गांधी जी ही ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। तो क्या किया गया कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर दिया गया प्रायोगिक तौर पर, यानी प्रैक्टिकली देखने के लिए। तो ये तो पहला था। दूसरा, आंध्र प्रदेश में 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी दूसरा क्या किया, दूसरी जगह कहां पे गठन किया पंचायती राज व्यवस्था का, तो आंध्र प्रदेश में। जगह जानने की जरूरत नहीं थी, सेकंड था, इसलिए ये नागौर याद रखना बस, है ना। ठीक है, तो पहला नागौर में और दूसरा आंध्र प्रदेश में क्या किया, गठन किया, और ये सफल भी हो रही थी, है ना। अब सफल हो रही थी तो ज्यादा से ज्यादा राज्यों ने क्या करा, ये मतलब उस टाइम पर राज्यों पे छोड़ दिया गया कि भाई आप अपने यहाँ क्या कर सकते हो, पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकते हो। जब ये सफल होती दिखी तो केंद्र सरकार ने कह दिया। तो ज्यादातर चीजों पर क्या किया गया, ज्यादातर राज्यों में क्या किया गया कि 1960 के दशक में कई राज्यों में फिर ये पंचायती राज व्यवस्था लागू होना शुरू हो गई। आपके लिए फैक्ट काम का है, ये समझाने के लिए है। ठीक है, तो ये आप मत लिखिए, आप ये फैक्ट बस लिख लीजिए। तो 1960 के दशक में क्या हुआ, ज्यादातर राज्यों में या कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गई, स्थापना होनी शुरू हो गई। ठीक है, कई मध्यवर्ती, कई 2 स्तरीय थी, कई 3 स्तरीय थी, कई 4 स्तरीय थी, मतलब एक रूपता नहीं थी या कोई निश्चित ढांचा नहीं था। सब राज्य अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से गठित कर रहे थे। कहीं जो थी वो जिला स्तर पे बहुत ज्यादा प्रभावी थी, ग्राम स्तर पे उतनी नहीं थी। कहीं कहीं की ग्राम स्तर की प्रभावी थी, लेकिन ऊपर की जो संस्थाएं, ऊपर का जो स्तर होता है वहां उतनी प्रभावी नहीं थी। तो कोई एक रूपता देश में थी नहीं, सब अपने अपने हिसाब से इनको गठित कर रहे थे। ठीक है, तब तक यही चलता रहा। अब जब 1960 की हम बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम में 1956 में क्या था, हमारा मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। आप मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश जहां पढ़ोगे वहां पढ़ा ही होगा, है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो गया, और मध्य प्रदेश राज्य ने भी क्या करा कि अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो इसके लिए वो अधिनियम लाए। कौन सा अधिनियम लाए थे, मध्य प्रदेश पंचायती राज 1962। ठीक है, बाकी के फैक्ट हम बाद में, जो फैक्ट छूट जाएंगे वो हम बाद में लिख लेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ये थोड़ा बस क्रम अभी पृष्ठभूमि के रूप में चल रहा है, तो हम वो देख रहे हैं। फिर जो भी फैक्ट छूट जाएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, मैं वो आपको बाद में लिखवा दूंगी जो मुझे मिले। मैं कोशिश करूंगी कि आपका किसी भी तरह का फैक्ट छूटे नहीं। फिर भी कभी कभी कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, तो आप यदि कहीं और से भी चीजें मिलती हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो वहां से कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और वैसे भी ना पीएससी वालों को बिल्कुल आंख कान नाक सब खुले रखने चाहिए। ठीक है, चलिए।
तो अब जब 1960 में ज्यादातर राज्य गठित कर रहे थे, तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश ने भी मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाके अपने यहाँ पंचायतों का गठन किया। ठीक है, तो ये एक फैक्ट ये हमारा था 62 में सबसे पहले हमारे यहाँ इसके लिए अधिनियम आया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि गठित तो हो रही थी, लेकिन ना तो इनमें एक रूपता थी, ना कोई निश्चित ढांचा था, कहीं एक स्तरीय है, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार, इस तरह से थी। कोई इनके लिए संवैधानिक व्यवस्था भी नहीं थी, ऐसी न उनको कोई स्पष्ट शक्तियां प्राप्त थी कि उनको करना क्या है, वो कैसे क्या व्यवस्थाएं उनकी होंगी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कुछ कहीं थी नहीं। तो क्या था, इनका कोई प्रभावी क्रियान्वयन हो नहीं रहा था। तो इस चीज की जांच के लिए कि ठीक है भाई, हमने शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर तो दिया है, हमारे गांव में जो है गांव स्तर पे हम पंचायती राज व्यवस्था को ज्यादातर राज्य लागू कर तो चुके हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो कई कार्यदल गठित हुए, कई कमेटियां गठित हुई इसकी जांच के लिए, है ना। तो हम कुछ प्रमुख कमेटियां देख लेते हैं जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कमेटियां हमारे यहाँ बनी थी। तो एक कमेटी थी, प्रमुख कमेटी बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद रखना ही सही। ठीक है, तो अब अगली प्रमुख कमेटी कौन थी, अशोक मेहता समिति। ये बनी थी 1977 में। इसने क्या कहा था कि ठीक है, आप 3 स्तरीय मत बनाइए, पंचायती राज व्यवस्था को ज्यादा लोड मत लीजिए, आप 2 स्तरीय बना दीजिए। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, या फैक्ट कहीं भी आपको इस तरह से मिलता है, वैसे तो क्वेश्चन ही आ चुका है कई एग्जामों में, कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने। और ये इनकी इनकी ईयर भी, सन भी याद रखना है अपन को कि कब गठित हुई थी। कुछ मैं पूछ चुके हैं क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, वरना जबरदस्ती में नहीं रटवाती। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इन्होंने 2 स्तरीय, ये यहाँ पे आप लिख लीजिए कि इन्होंने क्या किया था, 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, अब और समितियां आई। समितियां भी हम वो देख रहे हैं जहां से हमारे क्वेश्चन बन के आते हैं। कई और भी कार्यदल बने थे, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, है ना। तो यदि बुक्स में और ज्यादा चीजें भी मिले तो आप उसे स्किप करना है, आपको उसके पीछे नहीं जाना है। ठीक है, और समितियां क्या थी, तो देखो एक समिति थी, मतलब आप 3 समितियां और हैं, तो उन्हें आप ऐसे याद रख लीजिए, GLP। ठीक है, GLP, इस तरह से मैंने याद की है ये, तो आप भी इस तरह से याद रख सकते हो, GLP। यही इनके ईयर का भी क्रम है, इसी क्रम में, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इनका पूरा नाम क्या था, तो ये थे GVK समिति, GVK राव समिति। ठीक है, ये कब आई थी, तो ये गठित हुई थी 1985 में। इससे भी क्वेश्चन आता है कि GVK राव समिति किससे संबंधित थी, तो पंचायती राज व्यवस्थाओं से। ठीक है, ये एल से क्या है, तो ये LM सिंघवी समिति थी। ये कब की थी, तो ये 1986 की थी। अच्छा, इस समिति ने सबसे पहले क्या सिफारिश की कि भाई आप क्या करो कि संविधान में जिक्र तो है पंचायती राज व्यवस्थाओं का, लेकिन आप संविधान में इन्हें इनके लिए प्रॉपर व्यवस्था कर दीजिए, एक ढांचा इनके लिए तैयार कर दीजिए, यानी इनको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, और सभी राज्यों को गठित करने के लिए इनको अनिवार्य बना दीजिए कि भाई सभी राज्य अपने यहाँ इनको गठित करेंगे, और एक बेसिक स्ट्रक्चर आप दे दो, बाकी भले राज्यों को शक्ति दे दो, राज्य अपने हिसाब से कर लेंगे। जैसा अभी तक राज्य करते आ रहे थे, केंद्र ने बोल दिया था कि भाई अपने यहाँ पे आप बना लो पंचायतें वगैरह, तो इसने भी कहा कि ठीक है आप राज्यों को दे दीजिए, लेकिन एक संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा इनको दे दो, और एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक ढांचा आप बना के दे दो कि इस टाइप की होंगी, ताकि क्या हो कि सब में एक रूपता आ जाए, भाई सभी जगह एक तरह से हो। तो एक
जो मूलभूत जो भी प्रावधान है वो आप कर दो, बाकी राज्य करते रहेंगे अपने यहाँ की व्यवस्थाओं के हिसाब से। तो इसने सबसे पहले इन्हें संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। संवैधानिक दर्जा या राज्यों के लिए अनिवार्य कर दो कि इनको गठित करें वो अपने यहाँ, क्योंकि सभी जगह अभी गठित नहीं हुई थी, है ना। तो इसलिए इसने सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति ने सबसे पहले इन्हें संवैधानिक रूप से बाध्यकारी करने के लिए व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। तो ये फैक्ट इनके बारे में याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर एक आई थी पी.के. थुंगन समिति। इन्होंने भी यही कहा था कि भाई इनको क्या कर दो कि इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दो। इस समिति ने भी यही कहा, ठीक है। अब इसके बाद सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं, इसलिए ये समिति इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब ये समितियों ने कुछ सिफारिशें की तो फिर सरकार ने सोचा कि हाँ ठीक है, इस संबंध में हमें व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समितियां आपके लिए मेंस में तो आई थिंक नहीं आएंगी, यदि बलवंत राय मेहता समिति पूछी जा सकती है, और यदि इनमें से भी पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आप याद रखना इनकी संभावना इनकी संभावना थोड़ी कम है मेंस के लिए, लेकिन प्री के लिए सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके ईयर भी और ये इनके नाम भी सब याद रखना है। और एल.एम. सिंघवी ने संवैधानिक दर्जा देने के लिए पहली बार कहा था, फिर बाद में पी.के. थुंगन ने भी कहा था, तो ये भी याद रखना है। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था कि 2 स्तरीय बना दो यदि 3 स्तरीय नहीं बना रहे हो, लेकिन हमने बाद में एक्सेप्ट 3 स्तरीय ही किया है, बलवंत राय मेहता वाला, ठीक है। तो इसलिए समिति इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप याद रखना इनको। यदि मेंस में 3 नंबर में पूछ लिया जाए इस तरह से कि कोई पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कोई 2 समितियों के नाम लिखिए, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाए, और प्री में तो यहां से क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बलवंत राय मेहता तो जरूर मेंशन करना, फिर बाकी आपको जो भी याद आ जाए आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इन समितियों के बाद फिर क्या हुआ, क्या कदम उठाया शासन ने, तो राजीव गांधी की सरकार थी तब, जब राजीव गांधी पीएम थे। जब राजीव गांधी पीएम थे तो इन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया 1989 में। मैंने विधेयक कहा है, अधिनियम नहीं कहा है, क्योंकि ये अधिनियम बन ही नहीं पाया। तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया कब, 1989 में। यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये विधेयक लाया गया था। ये लोकसभा में, चूंकि भाई सरकार इनकी थी तो जाहिर सी बात है बहुमत इनका होगा, तो ये लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, क्योंकि भाई इसमें कुछ विवादित, मतलब कुछ विपक्ष ने कुछ चीजों का इसमें विरोध किया, कुछ विवादित प्रावधान उसने कहा कि इसमें है, तो इसलिए राज्यसभा ने इसको पारित नहीं किया और ये खत्म हो गया। क्योंकि संविधान संशोधन था तो राज्यसभा भी बराबर का अधिकार रखती है, बराबर की शक्ति रखती है संविधान संशोधन को पास करने में, तो राज्यसभा में ये पारित नहीं हुआ और ये इस तरह से ये संविधान संशोधन विधेयक था वो खत्म हो गया। फिर जब इनके बाद सरकार आई थी बीपी सिंह की, जब बीपी सिंह पीएम बने थे तो उन्होंने भी कुछ प्रयास किए थे, उन्होंने भी एक संविधान संशोधन विधेयक लाया इस संबंध में, लेकिन उनके टाइम पे भी पारित नहीं हुआ। इनके टाइम पे क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि लोकसभा में ही लाया गया था और उसी टाइम पे इनकी सरकार गिर गई। तो भाई सरकार गिर गई तो वो जब कोई जिस सरकार का था लोकसभा में तो वो अपने आप समाप्त हो गया विधेयक, है ना, क्योंकि सरकार ही नहीं रही उनकी। अब इनके बाद इन दोनों ने इस तरह से, 2 पीएम थे जिन्होंने इस तरह से इसके लिए प्रयास किया। फिर इनके बाद जो है, जब नरसिम्हा राव
पीएम बने तो इनके शासनकाल में इन्होंने 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम जो था वो पारित करवा लिया। और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम काय के लिए था? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए। ठीक है, तो पिछले दो फैक्ट तो दोनों पीएम के बारे में आप चाहो तो लिख लेना, वो तो मैंने एक क्रम बताने के लिए आपको बताया है, नहीं तो सिर्फ दिमाग में रखना, यदि कभी इससे संबंधित कुछ पूछा गया तो वैसे संभावना ना के बराबर है, तो वो फैक्ट चाहो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब पारित हुआ तो किसकी सरकार थी या कौन प्रधानमंत्री था? तो नरसिम्हा राव पीएम थे उस टाइम पे। अच्छा, ये अधिनियम कब का था? तो 1992 का। ये ईयर भी जरूर याद रखना। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इनके शासनकाल में ये लाए और इन्होंने पारित करवाया, और इसके तहत पंचायती राज संस्था जो थी उनको संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक है, अब ये विधेयक तो 1992 का था, इसलिए इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा जाता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति की मंजूरी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रमुख संविधान संशोधन है और ये अधिनियम बन गया था, तो इसलिए हम ये डेट इनके बारे में देख रहे हैं। तो ये फैक्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में आप लिखना, ये डेट याद रखना कि इसे राष्ट्रपति, मतलब विधेयक लाती है सरकार और उसे अधिनियम का रूप कब मिलता है भाई? संसद पारित कर देती है कोई से भी विधेयक को, है ना, और जब उसे अधिनियम का रूप कब मिलेगा? जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, तो इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे? थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, लेकिन फिर भी याद रखना, 20 अप्रैल 1993। तो ये राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे, मतलब ये अधिनियम का रूप ले लिया था इस दिन। लेकिन ये लागू किस दिन से हुआ? तो इसमें लागू उसी दिन से हुआ था जिस दिन ये गजट में प्रकाशित हुआ था अधिसूचना के रूप में। और लागू या गजट में प्रकाशित किस डेट को हुआ? तो ये वाला फैक्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन गजट में प्रकाशित हुआ और कहा कि भाई आज के दिन से ही ये लागू हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये फैक्ट भी याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। अब चूंकि हमने क्या कहा कि संविधान संशोधन अधिनियम आ गया, तो संविधान में कुछ संशोधन भी हुआ होगा जब संविधान संशोधन अधिनियम था तो। ठीक है, चलिए क्या संशोधन हुआ वो देखते हैं। अब संविधान में एक नया भाग जुड़ गया। कौन सा भाग? तो 9। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाग 9 क्या पहले नहीं था? मतलब संविधान क्या बिना भाग 9 के आया था? तो नहीं, ऐसा नहीं था, भाग 9 था, लेकिन 1956 में जब वो राज्यों का गठन हुआ था तब इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसकी जगह खाली थी, तो इसलिए भाग 9 अब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद फिर से भाग 9 जोड़ दिया गया। और इसमें भाग 9 को क्या नाम दिया गया? तो पंचायत। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुछ मूलभूत व्यवस्थाएं की हैं, बाकी फिर राज्यों पे ही छोड़ दिया है कि वो बाकी चीजें अपने हिसाब से अपने यहाँ विधि बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे पंचायत नाम दिया गया है भाग 9 को। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में नया भाग, जब आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लिखने आए तो आप यही लिखोगे कि संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया, उसे पंचायत नाम दिया गया। और क्या किया गया कि इसके तहत, यानी 73वें संविधान संशोधन जो था उसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची भी जोड़ी है, और उस अनुसूची
कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है और 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायतों के लिए 29 विषय जोड़े हैं कि इन विषयों पर पंचायत काम करेगी। मतलब आप संविधान में स्पष्टता व्यवस्था कर दी कि भाई एक मूल ढांचा पूरे देश में, पहले तो कह दिया कि अनिवार्य रूप से क्या होंगी, हर राज्य में क्या होंगी, पंचायतों का गठन होगा। और फिर भाग 9 में इसके लिए संविधान में भाग 9 जोड़ दिया, उसमें एक बेसिक चीजें दे दी गई कि भाई ऐसी ऐसी व्यवस्था, बेसिक व्यवस्था वहां पर कर दी गई। बाकी शक्तियां राज्य विधानमंडलों को दे दी गई हैं और उसे भाग 9 को पंचायत नाम दिया गया है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है संविधान में, संविधान संशोधन हुआ है ना, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 11वीं अनुसूची में स्पष्टता इन्हें कि भाई एक स्वायत्त संस्था के रूप में ये काम कर सके, इतने अधिकार, इतने प्राधिकार इनको देने के प्रयास किए गए हैं, जिसके लिए जो ग्रामीण स्तर पर जो भी जरूरी चीजें थी उसके लिए 29 विषय फिलहाल इनको दिए गए हैं। तब से 29 ही चलते आ रहे हैं, अभी इनमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लिख लेना। यदि 73वां संविधान संशोधन मैंने पहले नहीं भी पढ़ाया है तो यहां मैं बता देती हूँ। यदि 73वां संविधान आपको दिया है प्रमुख संविधान संशोधन, तो यदि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लिखने आ जाए तो यदि 3 नंबर में लिखने आए तो 3 नंबर के हिसाब से शब्द सीमा देख लेना, इन चीजों को शॉर्ट करके लिख देना, लेकिन तीनों ही चीजें लिखना कि संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया, नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर उनके लिए कार्यात्मक मद है, मतलब उनके कार्य करने के लिए उन्हें जो भी शक्तियां दी हैं उसके लिए 29 विषय जोड़े गए हैं 11वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए, हमारे फैक्ट भी प्री के हिसाब से भी काम का है और मेंस के हिसाब से भी। अब जब ये भाग 9 जोड़ा गया तो इसमें कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं भाग 9 में। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ओ, ये ओ है ना, और ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। अच्छा, जो लोग सिर्फ यहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग किसी कोचिंग वगैरह में नहीं गए हैं, वैसे तो जो कोचिंग वगैरह में जाते हैं उन्हें तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं, और यदि नहीं भी बताई गई हैं तो चूंकि हम लोगों को ये चीजें बताई गई थी और मेरा उद्देश्य यही है कि यदि आप कहीं और से आपको ये चीजें या गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है तो आपको मैं अपने माध्यम से जो चीजें मैंने सीखी हैं वो मैं आपको बता सकूं। तो यदि आप हिंदी मीडियम वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ओ की जगह या तो आप यहाँ पे हिंदी में नंबरिंग जो आती है वो तो ना आता है, ठीक है, लेकिन चूंकि का खा गा में बहुत टफ पड़ जाता है, और जब हम ये पढ़ेंगे 243 में, पहले अनुच्छेद 243 है, फिर ए बी सी डी इस तरह से करके ओ तक है ना, तो अच्छा क्या है कि हमें लिंक करने में आसानी हमको इंग्लिश के वर्ड से पड़ती है, लेकिन हम वहां पे ये शब्द इस तरह से यूज नहीं कर सकते हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, या तो आप ण हिंदी में ही, चूंकि इसकी नंबरिंग हिंदी में ण है, वो लिख सकते हो, या आप ऐसे करके लिख सकते हो 243 ओ। ये हमें इस तरह से बताया गया था कि क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब एमपीपीएससी हिंदी में किसी वर्ड को लिख रही होती है, किसी इंग्लिश वर्ड को, तो वो इस तरह से वर्ड में लिख देती है, यानी देवनागरी में वो हमको लिख के दे देती है ना। तो इसलिए हमको ये बताया गया था जब हम कोचिंग्स ले रहे थे कि आप हिंदी मीडियम वालों को इस तरह से, यदि इंग्लिश वर्ड यूज करना है अपने उसमें, तो इस तरह से देवनागरी में वो लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी वहां लिखा हो जाए तो काटा पीटी भी मत करना। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि इतना वो गौर तो करते होंगे, लेकिन इतनी चीजें माइंड नहीं करते होंगे, पर फिर भी चूंकि हमारे टीचर्स ने हमको बताया गया था, हमें बताया गया था, इतने अनुभव के बाद अब वो अच्छे खासी पोस्टों पे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने सही बताया होगा। अब चूंकि ये चीज मैं जानती हूँ और आपके साथ मैं भी टारगेट कर रही हूँ, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है,
तो मैं नंबरिंग हिंदी की सबको बता दूंगी, यदि जो कंफर्टेबल है इसके साथ वो इसको याद रख सकते हैं। वैसे मैंने क्या किया है कि कुछ आर्टिकल जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इतने सारे लाइन से याद रखना, तो कुछ आर्टिकल से वो जैसे उससे कनेक्ट कर किए हैं, मैंने लिंक कर करके याद किए हैं, तो मैंने ये इंग्लिश वाली ही नंबरिंग यूज की है ना। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगी, जो भी आपको सही लगे या जो भी आपको याद करने में सहूलियत हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने से पहले हम पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि मैं पॉलिटी वाला पोर्शन ही यहाँ लेके चल रही हूँ, और पॉलिटी में ये आ जाएंगे। मेंस वालों को यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी आर्टिकल से, और प्री वालों के लिए कथन में आ सकते हैं, और क्वेश्चन भी आ सकते हैं हर बार पीएससी प्री स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था हुई, नगर पालिकाएं हुई, इससे कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन उठाती है वो यहाँ, या तो डायरेक्ट आर्टिकल उठा लेती है, या कोई कथन वगैरह दे देती है कि भाई ये सही है कि नहीं है ना, या जोड़ी वगैरह मिलाने के लिए दे देती है। तो इस तरह से एक आध क्वेश्चन आपको फंस ही जाता है, तो ये आर्टिकल आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। पूरे ही क्रम से याद करने की जरूरत पड़ेगी, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा मैं वो खुद से बता दूंगी, तो भले ही उस पर इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको जरूर ही याद रखना है। ठीक है, मेंस वालों से चूंकि स्थानीय स्वशासन वर्ड लिखा है, तो हो सकता है आर्टिकल आपसे कोई 3 नंबर में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हम पहले आर्टिकल ही देख लेते हैं, ताकि हमारा क्रम, आपको सही क्रम से आपको चीजें पता चलती जाए, और संविधान में क्या व्यवस्था है उसके बाद हम मध्य प्रदेश का देख लेंगे कि भाई उनके अब सबको संविधान को ही आधार मान के ही सबको अपने यहाँ व्यवस्था करनी थी ना, तो फिर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लेंगे कि मध्य प्रदेश का इसमें क्या व्यवस्था है इस संबंध में। ठीक है, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक है ना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 243। इसमें क्या है, इसमें कुछ परिभाषाएं दी हैं जो इस भाग में इस्तेमाल की गई हैं, इसलिए संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई हम ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे हमारा मतलब क्या है ना। जनरली किसी भी अधिनियम में आपने देखा ही होगा, कोई भी कानून कोई भी अधिनियम बनता है तो उसमें उस शब्दों को स्पष्ट कर दिया जाता है कि इसका मतलब हम किस चीज से कह रहे हैं। ठीक है, तो संविधान में भी कुछ परिभाषाएं दी हैं यहाँ पे, तो सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेते हैं। मतलब मैं एक बार बता सबको देती हूँ, आप लिखना भले ही किसी को मत, मैं सिर्फ जिनको बोलूंगी आप वही लिखना, और बाकी आप शॉर्ट में लिख लेना। तो यदि ये सिर्फ आपको लिंक के तौर पे पढ़ना हो, या कभी आपके काम किसी भी तरह से नोट्स में कभी आपको देखना हो कहीं भी किसी भी रीजन से, तो आप देख सकते हो, बाकी सिर्फ समझ लो। बाकी परिभाषाएं उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक पंचायत की परिभाषा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से परिभाषा निकल के आती है ग्राम सभा की, है ना। और ग्राम सभा की 3 नंबर में आपको लिखने भी आ सकती है, टेस्ट सीरीज वगैरह में तो जनरली मिल जाती है, अभी तक पीएससी ने नहीं पूछी है, लेकिन और शायद पूछ भी ली होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये लिखने आपको 3 नंबर में ग्राम सभा की परिभाषा आ सकती है, तो भाई आप संविधान की परिभाषा दोगे तो और बहुत अच्छा है ना। तो चलिए, तो इसके खंड है, यानी ये आर्टिकल 243 के ही पॉइंट हैं। मैं एबीसीडी के रूप में इस्तेमाल कर रही हूं, मैं हिंदी में भी लिख देती हूं, तो आप का खा गा में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो का खा गा में भी करिए। तो पहली ए या का, है ना, ये दोनों इस्तेमाल मत करना, कोई सी भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो। ए में क्या है, जिले की परिभाषा है कि भाई जिला क्या है, तो यहां सिर्फ इतना सा कहा है कि जो राज्यों के जो जिले होते हैं, जिले का मतलब वही है, तो ये अपने काम की नहीं है कुल मिला के। तो आप चाहो तो सिर्फ पॉइंट डाल के इसमें से आपको जो भी सही लग रहा हो वो डाल के आप लिख सकते हो, इस तरह से बस इतना सा ही लिख लो तो समझ जाना। अब यहां तो चूंकि परिभाषाएं है ना, तो सबकी परिभाषा ही दी है
है ना। यदि वैसे तो 243 पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बाई चांस पूछ भी लिया गया कि अनुच्छेद 243, तो इसमें आप कह सकते हो कुछ चीजों के लिख के कि इसमें इस चीज की परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली परिभाषा जिले की दी है, तो वो हमारे काम की नहीं है, बस इतना ही याद रखियो भाई। जिला, जो राज्यों के जिले होते हैं, उसका मतलब यही है, यही संविधान में कहा गया है। बी में क्या है, यानी खा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राम सभा की परिभाषा दी है। तो ग्राम सभा की क्या परिभाषा है ये भी मैं लिख देती हूं यहां पे, और आप भी परिभाषा अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। जब यदि आपको कभी आए ग्राम सभा, तो आप इस तरह लिख सकते हो कि संविधान के अनुच्छेद 243 बी, है ना, यानी 243 बी ऐसे लिखना है आपको, या फिर देवनागरी में लिखोगे तो 243 बी। भाई ये मत सोचना मैं इतनी छोटी छोटी सी बातें बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं जिन्हें कहीं से भी गाइडेंस नहीं मिलता, जो इंदौर वगैरह आके कोचिंग नहीं ले सकते, तो जो चीजें उन्हें वहां कोचिंग में बताई जाएंगी, मेरा पर्पस इतना सा है कि जो मुझसे जुड़ रहे हैं तो मैं भी उन्हें वो हर चीज प्रोवाइड कराऊं। यदि आपको पता है तो आप उतना सा स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये 243 बी में ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं अपन। क्या है ग्राम सभा, तो देखिए संविधान में तो थोड़े टफ शब्दों में कहा है, मैंने उसी चीज को थोड़ी से सिंपल वे में कहा है अपनी परिभाषा में, और ये है संविधान की ही परिभाषा, है ना। शब्द सा लिखने की जरूरत नहीं है उसका, भाई वो तो कानून विशेषज्ञों ने बनाते हैं संविधान, तो वो तो इस तरह से शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप उसी भाव को अपने शब्दों में कह सकते हो। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि यह ग्राम स्तर पर, यानी जो ग्राम सभा होगी वो ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र, मतलब 3 तरह की पंचायतें अभी अपन देखेंगे, 3 स्तर की। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि जो ग्राम स्तर पर पंचायत होगी उसके क्षेत्र, उस पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनती है, क्या बनती है, ग्राम सभा, जो उस ग्राम की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है। भाई ग्राम सभा क्या है, तो उसने क्या कहा है संविधान में कि ग्राम स्तर पर जो पंचायत होगी, उसने तो पंचायत शब्द तीनों के लिए इस्तेमाल किया है संविधान में, तो यहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो ग्राम सभा कहां होगी, तो जो ग्राम स्तर पर पंचायत होगी उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आ रहे होंगे, और वो भी कौन से व्यक्ति, जो वहां की निर्वाचन नामावली जो होगी उसमें रजिस्ट्रीकृत होंगे। ठीक है, तो यदि आपकी उस पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में आपका नाम शामिल है, तो आप उसके भी, उस ग्राम सभा के भी सदस्य माने जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि जैसे कोई गांव है, इन्होंने स्पष्ट किया है, क्योंकि पंचायत शब्द इन्होंने तीनों के लिए इस्तेमाल किया है, जो ग्राम स्तर पे पंचायत होगी उसके लिए भी, मध्यवर्ती स्तर पे होगी उसके लिए भी, और जिला स्तर पे होगी उसके लिए भी। इसलिए इन्होंने इस अनुच्छेद में, इस परिभाषा में स्पष्ट किया है कि हम ग्राम स्तर की पंचायत की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा ग्राम स्तर की पंचायत में होगी, और उस पंचायत के क्षेत्र में के अंदर जो भी गांव आएगा उसकी मतदाता सूची में जिस व्यक्ति पंजीकृत होगा, यानी उस वोटर लिस्ट में वहां की में जो व्यक्ति आता होगा, जितने भी व्यक्ति आते होंगे वो सब मिलके क्या बनाएंगे, ग्राम सभा बनाएंगे। ठीक है, इनको कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं, कुछ व्यवस्था संविधान में भी की है, कुछ राज्य शासन भी करता है ना, मतलब राज्य का विधानमंडल भी करता है, क्योंकि इसके लिए संविधान ने राज्य के विधानमंडल को शक्ति दी है, इसलिए ये कहा गया है, इसलिए ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपसे 3 नंबर में पूछी जा सकती है, इसको आप जरूर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे किसकी परिभाषाएं दी हैं। अगला दिया है सी, यानी सी नंबर की परिभाषा दी है, यहां दी है मध्यवर्ती स्तर कौन सा होगा, क्योंकि संविधान में आगे कहा गया है कि भाई 3 स्तरीय पंचायतें होंगी, मैंने अभी कहा ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे और जिला स्तर पे। तो इसमें परिभाषा दी है कि मध्यवर्ती स्तर मतलब क्या, तो ये भी आपके काम का नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए, लिखने विखने कुछ नहीं आएगा और पूछा भी नहीं जाएगा प्री में भी।
है ना। तो क्या होता है मध्यवर्ती स्तर में, तो संविधान में कहा गया है कि भाई ग्राम और जिले के बीच का भी जो भी मध्यवर्ती स्तर होगा, और वो मध्यवर्ती स्तर क्या होगा, जो राज्यपाल अपनी अधिसूचना द्वारा तय कर दे कि ये मध्य स्तर ये माना जाएगा या मध्यवर्ती स्तर माना जाएगा पंचायतों के लिए, है ना। हमारे जो मध्य प्रदेश में जो है वो ब्लॉक स्तर को हमने मध्यवर्ती स्तर माना है, ठीक है। यहाँ यानी मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायतें गठित होती हैं हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पे होती हैं, ठीक है। प्रखंड हम जिसे हिंदी में बोलते हैं, जो आप समझ जाओ, है ना, ठीक है। तो इसमें बस आप इतना सा ही लिख लो, सी के लिए इतना। वैसे तो ये पूछा ही नहीं जाएगा, याद करने में टाइम वेस्ट ही मत करना। डी में क्या है, डी में दी है पंचायत क्या होगी उसकी परिभाषा, ठीक है। कि हमने भाई भाग 9 में पंचायत शब्द जोड़ा तो है, लेकिन पंचायत की परिभाषा क्या होगी ये कहा गया है, ठीक है। तो ये एक आपका ग्राम सभा और एक ये आपकी परिभाषाएं, दो आपकी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, क्या बोला है पंचायतों के बारे में, तो संविधान में पंचायतों से मतलब क्या कहा है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 खा या 243 क्या कह सकती हूं मैं, बी के तहत जो भी कोई स्थानीय स्वायत्त शासन की जो भी संस्था गठित हो रही है, चाहे वो कोई भी स्तर पे हो रही हो, उसे इसमें पंचायत कहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला 243 बी और ये वाले 243 बी में फर्क है। ये 243 बी का ही खंड है, मतलब उसी के पॉइंट है ये ए बी सी डी, और ये अपने आप में अनुच्छेद है। तो याद रखना, ये 243 के खंड हैं और ये अपने आप में अनुच्छेद है, ठीक है। तो आप जब भी इस्तेमाल करो, यहां देखो, यहां ब्रैकेट लगा है, यहां पे ब्रैकेट नहीं लगा है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यही ठीक है कि भाई वो कैपिटल या स्मॉल भी इस्तेमाल करेंगे तो हो गया काम। हमारे लिए क्या करना है, हमको डैश लगा के उसमें बी या ए लिख देना है, यदि ए बी सी डी में इस्तेमाल कर रहे हो, और यदि हिंदी में भी इस्तेमाल कर रहे हो तो जैसे हम यहाँ खा यदि इस्तेमाल करते तो हम ब्रैकेट में खा लिखते, 243 खा, और यहां हम विदाउट ब्रैकेट लिख रहे हैं, डैश लगा के 243 डैश खा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अनुच्छेद को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं फिर कह रही हूं, यदि आपको ये सारी चीजें पता है, जिसको पता है उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी बात है आपको चीजें पता है, लेकिन जो शुरू से शुरू कर रहे हैं मैं उनको भी लेके चल रही हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सुन लेना यार, इतने में कोई कानों पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, ठीक है। तो ये पंचायत की परिभाषा आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। इसमें क्या कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरा ही लिख देती हूं मैं ये अनुच्छेद, ये आप नोट कर लेना, हो सकता है ये परिभाषा भी आपसे पूछ ली जाए, तो आप अनुच्छेद मेंशन करके और ये परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पंचायत से मतलब क्या कहा गया है कि भाई पंचायत क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो अनुच्छेद 243 बी या अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वायत्त शासन की कोई भी संस्था गठित हो रही है, कोई भी क्यों कहा गया है भाई, क्योंकि ये 3 स्तर ये है, तो इनका मतलब ये है कि तीनों स्तर में कोई भी होगी उसे पंचायत कहा जाएगा, और वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित हुई हो। तो शासन की कोई संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ना, यानी पंचायत का मतलब ये संस्था से होगा जो भी कोई भी नाम से जानी जाए। मतलब क्या होता है, जैसे ब्लॉक स्तर पे हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, जनपद पंचायत कहा जाता है, कुछ राज्यों में इसको क्या कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है, कहीं इसे तालुका भी बोला जाता है, तालुका पंचायत, इस तरह से कुछ नाम मिलता है ना। तो इसमें कह दिया है संविधान में कि चाहे वो किसी भी नाम से ज्ञात हो,
वो तीनों स्तर पे जो भी संस्थाएं, जो भी स्वायत्त शासन की संस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित होगी उसे पंचायत संविधान में कहा जा रहा है ना, तीनों स्तर की में। फिर उन्हें चाहे आप किसी भी नाम से जानो, तो भाई राज्यों ने स्पेसिफाई करने के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इस तरह से नाम दे दिए हैं, ठीक है। और वैसे भी संविधान में थोड़ी बेसिक चीजें बतानी थी, बाकी सारी चीजें राज्यों पे ही छोड़ दी थी, यानी राज्य विधानमंडलों पे ही छोड़ दी थी, कि बाकी हमने सिर्फ एक दिशा दे दी कि आपको इस दिशा में काम करना है। अब आपको इस संबंध में जो भी नियम कानून जिस तरह से भी बनाना है आप बनाइए, बस आपको पंचायत अपने यहाँ गठित करनी है, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन में यही कहा गया। आगे बढ़ते हैं, आगे किस चीज की परिभाषा है, तो मैं कह चुकी हूं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा और पंचायत की परिभाषाएं आपको याद रखना है, ठीक है। 3 नंबर में यदि आपसे ये लिखने आ गई पंचायत, तो आप लिख सकते हो कि अनुच्छेद 243 के खंड डी के तहत पंचायत से आज से ग्रामीण क्षेत्र के लिए गठित जो भी अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित जो स्वायत्त शासन की कोई संस्था गठित हो रही है, उसका मतलब वो पंचायत है, ठीक है। और आप चाहो तो ब्रैकेट में त्रिस्तरीय भी लिख सकते हो, क्योंकि इस अनुच्छेद में त्रिस्तरीय पंचायतें गठित हो रही हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये 2 ही परिभाषाएं थी जो काम की थी, आगे भी जो भी परिभाषा है मैं सिर्फ बता देती हूँ, वो भी आपकी कोई काम की नहीं है। कोई काम की नहीं है तो क्यों बता रही हूँ, आप यही सोच रहे होगे ना। तो भाई कभी यदि कोई चीज कहीं लिखी मिल जाए तो आप उसको देख के कंफ्यूज ना हो, आपके माइंड में कोई काम की नहीं है, इन द सेंस आपको उस चीज को रटना नहीं है, याद नहीं रखना, सिर्फ एक बार सुन लीजिए। यदि कहीं बाई चांस कहीं उससे संबंधित कुछ चीज टकरा जाए तो आपके एक जहन में होना चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ था, है ना। और एक क्रम भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कितनी परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। और भाई अब आगे आप पढ़ोगे भी तो सही, ये शब्द बार बार इस अनुच्छेदों में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे जबरदस्ती की चीजें नहीं पढ़ रहे हैं अपन, आप भाई परिभाषाएं इसलिए दी गई हैं कि इस भाग में उस शब्द से क्या मतलब निकाला है। तो आप जब वो शब्द आपसे टकराएगा तो आपके जहन में तो होना चाहिए कि अच्छा ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है अनुच्छेद 243 ही चल रहा है अभी हमारा। अगला है ई, यानी हिंदी में ड़ा। इसमें काय की परिभाषा दी है, तो इसमें परिभाषा दी है पंचायत क्षेत्र की। तो इसका क्या मतलब है कि भाई पंचायत का जितना भी भूभाग होगा, उस पंचायत के अंदर जितना आता होगा, जितना शासन ने उस पंचायत की सीमा निर्धारित कर दी होगी, उसका मतलब पंचायत क्षेत्र से है, वो उस पंचायत का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये भी काम की नहीं है, सिर्फ समझ लिया। अगला हमारा है एफ, यानी चा। इसमें किस चीज की परिभाषा है, तो इसमें परिभाषा दी है जनसंख्या की। जनसंख्या क्या है, तो यहां ये कहा गया है कि भाई जनसंख्या का मतलब जो जनगणना के जो लास्ट या जो लेटेस्ट जनगणना हुई है, उस जनगणना के जो सुसंगत आंकड़े, मतलब पूरी तरह से अंतिम आंकड़े जिसके प्रकाशित हो गए हैं, वो जो जनसंख्या है, इसका मतलब उसी जनसंख्या से है। मतलब जो अंतिम जनगणना के बाद जो जनसंख्या सामने आई है ना। तो जनसंख्या का मतलब यहां यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है। अगला अनुच्छेद हमारा है जी, यानी छा। इसमें काय की परिभाषा दी है, तो इसमें ग्राम की परिभाषा दी है। तो ग्राम की परिभाषा भी क्या है, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो राज्यपाल क्या करेगा, अधिसूचना द्वारा जिस क्षेत्र को ग्राम घोषित कर देगा, या जिस क्षेत्र की ये सूचना निकल जाएगी, लोक अधिसूचना निकल जाएगी कि ये क्षेत्र ग्राम है, तो वो ग्राम है यानी गांव है ना। तो अधिसूचना द्वारा तय कर देता है राज्यपाल। ठीक है, तो ये गांव का मतलब है, मतलब राज्यपाल इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हैं कि ये क्षेत्र गांव के अंदर आएगा, मतलब ये गांव हो गया ये, ठीक है। इस अनुच्छेद में इतनी ही परिभाषा इस भाग में दी है। ये वैसे तो ज्यादा आपके कुछ काम का है नहीं,
सिर्फ आप इसकी शब्द समझ सको, क्योंकि आगे अब जो अनुच्छेद आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से 3 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, और प्री में तो वो सीधे सीधे आते ही हैं क्वेश्चन बन के। तो इसलिए मैंने ये सारी परिभाषाएं बता दी हैं, जनरली कोई नहीं बताता, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली आपको ग्राम सभा की परिभाषा याद रखना है, और दूसरी आपको पंचायत की परिभाषा याद रखना है। ठीक है। अच्छा, जो अनुच्छेद आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीधे सीधे आपके प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं वहां से, और 3 नंबर में आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है ना। लेकिन ये वीडियो हम यहीं एंड कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि एक तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोरियत होगी, और दूसरा क्या होता है कि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो मेरी भांजी और मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे उनका नेट भी उधार लेना पड़ता है अपलोड करने के लिए। तो फिर वो लोग दिन भर मुझे टॉन्ट मारते हैं कि आपने आज हमारा नेट खा लिया है ना। तो ऐसी नौबत ना आए, मेरे ही नेट में काम हो जाए, इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे पार्ट रखने की कोशिश करती हूँ। फिर कोई टॉपिक थोड़ा बहुत बचा है तो मैं उसे अगले पार्ट के लिए नहीं डिले करती हूँ, फिर मैं उसी में कर देती हूँ। तो अब चूंकि ये टॉपिक हमारा लंबा ही चलेगा तो इन्हें हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब आगे के जो आर्टिकल होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से कुछ हमारे बेसिक फैक्ट ही निकल के आए जो आपके 3 नंबर में भी काम आ सकते हैं, और प्री में तो यूजफुल होते ही हैं। ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, और यदि हेल्पफुल है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।